दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 3 है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपका नोट्स में तो सारा हो चुका है। आज की क्लास में हम स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं करे हैं उसे हम करेंगे। एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसको पर्सोनल डिपार्टमेंट बोलते हैं, हायरिंग वगैरह करते हैं, एम्प्लॉय का एंट्री, एम्प्लॉय का एग्जिट वगैरह मेंटेन करते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल्स मेंटेन रखते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट बताता है क्या स्किल सेट होने चाहिए एक एम्प्लॉय में। ठीक है जी। जॉब का इवैल्यूएशन, जॉब की एनालिसिस ये डिपार्टमेंट करता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अटेंडेंस मेंटेन करता है। पेरोल डिपार्टमेंट है, प्रोसेसिंग वगैरह करता है, थोड़ा वेज शीट वगैरह बनाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंट्रियां वगैरह पास करता है। और यही है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कंसीडर करने चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। थ्योरेटिकल पार्ट है, नॉट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, देसी थ्योरी है, बाद में देख सकते हैं इसे। थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अटेंडेंस एंड पेरोल का प्रोसीजर है, उसमें जो टाइम कीपिंग है उसके अलग अलग मेथड गिवन है, जैसे कि मैनुअल मेथड में अटेंडेंस रजिस्टर, एक रजिस्टर रख लिया जिसमें इन टाइम, आउट टाइम, एम्प्लॉय का नाम, उसका एम्प्लॉय का जो नंबर है वो सब लिखा जाता है। टोकन मेथड है, वो बहुत अलग मेथड होता है, पुराने टाइम में फॉलो किया जाता था। दिस मेथड ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग इज वेरी ओल्ड एंड इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब जो पुराना हो चुका है, एक तरह से इतना पुराना हो गया है जो करेंटली यूज नहीं आ सकता, उसे ऑब्सोलीट बोलते हैं। चाहे कोई रॉ मटेरियल ऑब्सोलीट हो जाए या मेथड ऑब्सोलीट हो जाए, एक ही बात है, मतलब ऑब्सोलीट का मतलब तो वही है। इस मेथड में ईच एम्प्लॉय इज अलॉटेड अ मेटल डिस्क और अ टोकन विद अ होल बियरिंग हिज आइडेंटिफिकेशन नंबर। टोकन is kept or handed to the timekeeper who records the token number in his register like attendance register method. This method also has some disadvantages like error in recording or proxy attendance. जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर में कोई दूसरा बंदा आकर भी आपकी एंट्री कर सकता है, वैसे ही इस मेथड में एक टोकन दिया जाता है, हर एम्प्लॉय का एक टोकन होता है, तो उस टोकन का डुप्लीकेट टोकन वो नहीं बना सकता, इसलिए वो जहां पर भी जाएगा उस टोकन को अपने पास रखेगा। उस पर्टिकुलर जगह पर जो टाइम कीपर होगा उसे वो हैंड ओवर कर देगा कि ये देखो मेरा टोकन ये रहा, वापसी के टाइम ले जाऊंगा। तो जब एंट्री करा उसने टोकन दे दिया, वापसी के टाइम टोकन वापस ले लिया। जो टाइम कीपर होगा उस टोकन पर जो नंबर लिखा है एम्प्लॉय का कोड उसको उतार देगा, इन टाइम डाल देगा और वापसी के टाइम पर आउट टाइम डाल देगा। ये एक मेथड है। कुछ मैकेनिकल मेथड और आए, कुछ ऑटोमेटेड मेथड्स आए, जैसे कि पंच कार्ड, जो कि एम्प्लॉय को पंच कार्ड मिलता है जब आप ऑफिस में जाते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, या बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आपका फिंगरप्रिंट या थंबप्रिंट जो है उसके बेसिस पर आपकी अटेंडेंस लगती है, जैसे कि जीएमसीएस ओरिएंटेशन आईडीटी में लगती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ बेसिक चीजें थी। टाइम बुकिंग का भी मैंने आपको बताया, हर जॉब में एक बंदे ने कितना टाइम दिया, अगर उसको हम लिखते हैं उसे टाइम बुकिंग बोला जाता है। ठीक है जी। ये बाकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। पेरोल का प्रोसीजर मैंने नोट्स में डिस्कस किया था, और पीएफ वगैरह जो है, टीडीएस वगैरह काट कर पेमेंट की जाती है। आइडल टाइम का जो ट्रीटमेंट है वो भी डिस्कस किया था। नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है वो तो एक तरह से आपकी पार्ट है, आपकी एक्टिविटीज का पार्ट है। जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे उसमें कुछ ना कुछ खाली टाइम भी जाएगा, जैसे कि खाने का टाइम, बाथरूम जाने का टाइम, कुछ हल्का सा रिलैक्सेशन या रेस्ट टाइम, नॉर्मल रेस्ट टाइम, एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करने का टाइम, गेट से ऑफिस तक आने का टाइम, फैक्ट्री तक आने का टाइम, तो वो सब चीजें नॉर्मल आइडल टाइम है। कि आप कंपनी में तो आ गए हो, फैक्ट्री में तो आ गए हो, एक तरह से एंट्री कर ली है, बट आप उस पर्टिकुलर जॉब पे काम नहीं कर रहे हो। मशीन को स्टार्ट करा, स्टार्ट होने में मशीन ने टाइम लगा दिया, तो उस टाइम आपने प्रोडक्शन में कुछ नहीं किया, प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ आप थोड़ी देर खाली रहे, प्रिपेयर कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, तो नॉर्मल आइडल टाइम जो है उसे आप कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डालेंगे। एबनॉर्मल आइडल टाइम भी है, कंट्रोलेबल हो सकता है, अनकंट्रोलेबल हो सकता है। तो कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कीजिए सर, और नहीं कर सकते तो फिर उसमें तो क्या ही करेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपकी डिस्कस नहीं करी है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। X, an employee of ABC company, gets the following emoluments and benefits. सैलरी का दूसरा नाम emoluments है।
सैलरी को ही बोलते हैं। तो सैलरी मिली उसे और कुछ बेनिफिट मिले, बेसिक पे मिल रही है उसको हर महीने की 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 2,000 पर मंथ, बोनस मिल रहा है 20% ऑफ सैलरी इन डीए यानी कि 12,000 रुपए का 20%, अदर अलाउंस मिल रहा है 2,500 रुपए पर मंथ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ सैलरी इन डीए, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट पीएफ में करता है। X works for 2,400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive and treated as a normal idle time। यानी कि आपको ध्यान से पढ़ना है, इस 2400 घंटे में जो एक साल में काम कर रहा है, इन 2,400 आवर्स में ही 400 घंटे इंक्लूडेड हैं। अच्छा सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉई एक्स। आपको तो मंथली गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट आवरली रेट। तो मंथली गिवन है, पहले तो आप पूरे साल का निकाल लीजिए। 10,000 एक महीने का है तो 12 महीने का 1,20,000 होगा। डियरनेस अलाउंस जो 2,000 एक महीने का है तो पूरे साल का 24,000 होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोनस है 2,400 है जो पर मंथ का गिवन है। क्या बोनस जो है, बोनस तो डायरेक्टली दे रखा है 20% सैलरी एंड डीए का, भले ही साल में एक बार मिलता होगा, पर दिखाने के लिए पर मंथ में दिखा दिया कि जो मंथली सैलरी है बेसिक प्लस डीए, इसका जो है 20% यानी कि 12,000 का 20% 2,400 रुपये, 28,800 रुपये एक साल का बनता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 10% है बेसिक और डीए का 1,200 रुपये और पूरे साल का है 14,400। अदर अलाउंस 2,000 पर मंथ है और ऐसे ही 30,000 रुपीज यहाँ पर आ गए पूरे साल के। ऐसे कर कर पूरा का पूरा क्या निकल कर आ गया, ऐसे कर कर पूरा का पूरा निकल कर आ गई इस बंदे की एक साल की सैलरी। तो ये जो सैलरी निकल कर आई है, ये इसको 2,400 घंटों की सैलरी मिलेगी। पर इन 2,400 घंटों में 400 घंटे तो ये नॉर्मली आइडल रह सकता है। तो अगर मैं इफेक्टिवली देखना चाहता हूं कि जितना टाइम ये काम कर रहा है, वो काम कितनी देर कर रहा है और एक घंटे के उसको कितने मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि ये 2,400 घंटे में 400 घंटे तो आराम कर सकता है क्योंकि ये नॉर्मल आइडल टाइम है। दैट मीन्स इफेक्टिवली ये 2,000 घंटे काम कर रहा है और पूरे साल में अगर ये 2,000 घंटे काम करेगा तो पूरे साल में इसको इतना पैसा मिलेगा। उस हिसाब से इसको एक घंटे काम करने के 108 रुपये 0.60 पैसे मिलेंगे। मतलब 0.60 रुपीज हो गया या 60 पैसे हो गया, 108.60 इफेक्टिवली आवरली रेट निकल कर आ गई। ठीक है जी, वर्किंग नोट में दिखाया है कि आपने आवर्स ऐसे कैलकुलेट करे हैं। वैसे तो 2,400 घंटे आएगा ऑफिस में, पर 400 घंटे कुछ काम नहीं करेगा और ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसके लिए इफेक्टिवली 2,000 घंटे जो काम करेगा उसके इसको एक साल के पैसे मिलेंगे। तो एक घंटे के कितने मिलेंगे, काम करने के एक घंटे कितने पैसे मिलेंगे, वो हमने निकाल लिया इफेक्टिवली आवरली रेट। आइए और देखते हैं, यहां पर दे रखा है इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days अ वीक 8 hours ईच डे। 8 घंटे रोज काम करते हैं और 6 दिन काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी होती होगी मुझे लग रहा है। अ वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डे, बेसिक प्लस डीए ऑफ 120% ऑफ बेसिक, नॉट ओनली 20% बट 120% ऑफ बेसिक सैलरी। He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals break and a 10-minute recess for rest। That means कि 40 मिनट ये आराम कर सकता है, जो कि इसको नॉर्मली अलाउ किया गया है। During a week his card showed that his time was chargeable to job X, Y and Z। एक हफ्ते में कितनी देर काम करेगा ये, वैसे तो ये काम करेगा 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 6 डेज, तो 6 दिन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो कितना आएगा सर, 6 6 36 42 48 आवर्स आएगा। पर एक हफ्ते में इसने जॉब एक्स पर दिए 15 घंटे, जॉब वाई पर 12 घंटे, जॉब जेड पर दिए इसने 13 घंटे। ये जो 8 घंटे ये दे रहा है, यानी कि जो 48 आवर्स ये दे रहा है पूरे एक हफ्ते में, तो हर दिन के ये 40 मिनट ले भी सकता है, आराम भी कर सकता है। और इसीलिए जो 40 मिनट है उतना टाइम मैं आवर्स में माइनस भी कर दूंगा तो मुझे पता लगेगा कि नॉर्मली इतना घंटा इसको काम करना था एक हफ्ते में। ठीक है जी, अगर आप निकालेंगे कि ये 40 मिनट आराम कर सकता है, 6 दिन के लिए आराम करेगा, जो कि नॉर्मल आइडल टाइम है, तो 40 मिनट पर डे के हिसाब से निकल कर आएगा 6 4 24, 240 मिनट्स आ जाएंगे। और 240 को आप 60 से डिवाइड करोगे
तो 4 घंटे निकल कर आ जाएंगे। तो अगर मैं 48 आवर्स जो कि इसको एक हफ्ते में मिले हैं उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दूं जो कि 4 घंटे निकल कर आ रहा है एक हफ्ते का, तो एक हफ्ते का इफेक्टिवली जो आवर काम करेगा वो है 44 आवर्स जो निकल कर आ गया। यहां पर भी वैसे ही निकाला गया। यहां पर क्या किया, यहां पर पहले 8 घंटे एक दिन का लिया कि एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, नहीं, काम करने के लिए आएगा, 8 घंटे ऑफिस में रहेगा, फैक्ट्री में रहेगा, पर वहां पर 40 मिनट का ब्रेक लेगा, नॉर्मली 40 मिनट का ब्रेक लेगा, तो इफेक्टिवली इतना हर दिन काम करेगा, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 44 आवर्स। मैंने ऐसे लिया कि भैया एक हफ्ते में 48 आवर्स के लिए आता है और एक दिन में इतना आइडल रहता है, तो 6 दिन में कितना आइडल रहेगा, यानी एक हफ्ते में कितना आइडल रहेगा नॉर्मली, वो माइनस कर लिया, तो एक हफ्ते का इफेक्टिवली आ गया टाइम, इतनी देर काम करेगा। दोनों तरीकों से आप निकाल सकते। इसको जो वेजेस मिलेगी सर कितनी मिल रही है, इसको 100 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, प्लस 100 रुपए का 120% इसको और मिल रहा है, तो 120% यानी 120 रुपए और मिल रहे हैं एक दिन के। 100 प्लस 120 220 रुपए एक दिन के मिल रहे हैं, तो 6 दिन के कितने मिलेंगे, 1320। वेज रेट पर आवर कितनी है बताइए सर, वेज रेट पर आवर कितनी है बताइए। 1320 डिवाइडेड बाय 44, अगर इसको एक हफ्ते के 1320 पैसे मिल रहे हैं, रुपए मिल रहे हैं, और ये एक हफ्ते में 44 आवर्स इफेक्टिवली काम करता है, तो एक घंटे काम करने के इसको क्या मिल रहे हैं, 30 रुपीज पर आवर, ये निकल कर आ गई वेज रेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसने उस हफ्ते काम कितना किया वो आप यहां से देख सकते हैं सर। 15 घंटे काम करा, 12 घंटे काम किया, 13 घंटे काम किया, तो 13 और 12, 12 और 13, 12 ऊपर 13 नीचे आ गया 25, 25 और 15 ऐड कर दो, तो 25 और 15 आएगा 40। तो 40 जो है, 40 घंटे इसने काम किया, करना इसको 44 आवर्स था, 4 घंटे जो इसने काम नहीं करा वो क्या होगा सर, वो हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम। वैसे 48 आवर्स ऑफिस में आया था जिसमें से 4 घंटे ये, एक तरह से एक हफ्ते में 4 घंटे ये नॉर्मली आइडल रह सकता था, तो 44 आवर्स इसको काम करने थे। इसने 3 ही जॉब करी, और जो 3 जॉब करी उसमें 40 घंटे ले लिए, इसीलिए 4 घंटे एक्स्ट्रा खाली रहा, उसे मैं एबनॉर्मल आइडल टाइम बोलूंगा। और उस 4 घंटे के जो पैसे हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर, कॉस्टिंग पीएनएल में आप उसे डाल देंगे। जॉब एक्स को जॉब एक्स के खाते में डालेंगे, 15 घंटे काम किया 30 रुपए पर आवर, 12 घंटे काम किया जॉब वाई पे तो 360 रुपए, 13 घंटे काम किया जॉब जेड पर 30 रुपए के हिसाब से 390, और आइडल टाइम जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में। टोटल इतनी कॉस्ट कंपनी को पड़ी, जिसमें ये उन्होंने डाल दिया जॉब पर, और बाकी जो कॉस्ट डाली वो कॉस्टिंग पीएनएल में। मैनेजमेंट को इससे ज्यादा काम करवाना चाहिए था। ओवर टाइम है, ओवर टाइम का प्रीमियम होता है, ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम की जो पेमेंट है नॉर्मल रेट पर होती है, साथ में जो एक्स्ट्रा रेट होती है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, और टोटल पेमेंट को ओवर टाइम की पेमेंट बोलते हैं। हालांकि जो नॉर्मल रेट पर ओवर टाइम घंटे जो काम करे हैं उसकी जो पेमेंट मिल रही है वो लेबर कॉस्ट होती है, और जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं प्रीमियम, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। वो सारे के सारे मैं आपको नोट्स में करवा चुका हूं, वही चीज यहाँ पर गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। Calculate the earnings of A and B from the following particulars for a month and allocate the employee cost to each job X, Y and Z. A जो है बंदा वो उसकी बेसिक वेज इतनी है, B की इतनी है, DA जो है A का इतना है, B का इतना है, 50% ऑफ बेसिक होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF है ऑन बेसिक वेज, तो 10,000 का 8% और 16,000 का 8%, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वही है। और जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में है वो 2% है। ओवर टाइम जो है ए ने करा है, बी ने नहीं करा। नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो 200 है एक महीने में। ये जो डिटेल दी गई है मुझे एक महीने की डिटेल लग रही है, और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर अ मंथ ही गिवन है, तो एक महीने की आपको डिटेल गिवन है। एक महीने में 200 घंटे काम करना चाहिए आइडली। वर्किंग आवर्स लिखा है सर कि 200 घंटे काम करना है, आएगा तो उससे ज्यादा ही, मतलब जो आएगा ऑफिस में और जाएगा वो कैलकुलेट करोगे ज्यादा ही आएगा। नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करके 200 घंटे काम करना चाहिए था उसे। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द रेट ऑफ टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। कंपनी की पॉलिसी है कि जो बेसिक वेज है, जो बेसिक वेज है नॉर्मल वेज है, और जो डीए है, उन दोनों को ऐड कर कर उसकी जो डबल रेट आएगी उस पर ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे जो 10 घंटे इसने काम किया है।
एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में यहाँ तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिखा है, ये गिवन नहीं है कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का है। अगर मैं ये भी मान लूँ कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ गिवन है, तो नीचे ये लिख दिया है कि एम्प्लॉयर का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वैसे दोनों बराबर ही करते हैं। 2 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन जॉब एक्स वाई एंड जेड, और इतने इतने प्रपोर्शन में इन्होंने काम किया। मतलब कि वर्कर ए ने अपना जॉब एक्स पर 40% दिया, जॉब वाई पर 30% दिया, जॉब जेड पर 30% दिया, तो जो इसके टोटल आवर्स थे उसने 40 30 30 करके 100 अपना जो परसेंट था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। और बी ने अपने जो जितने भी आवर्स थे उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओवर टाइम जो किया गया था वो जॉब वाई पर किया गया था, ये भी गिवन है, और वर्कर ए ने किया, ये भी गिवन है। इसी के साथ आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है सर, कैलकुलेट क्या करना है सर बताइए आप। एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब, बस आपको हर जॉब पर अलग अलग जो कॉस्ट डालते हैं वो एलोकेट करनी है। कैसे करेंगे सर? पहले आप सारी कॉस्ट निकाल लीजिए, यानी कि 10,000 रुपये जो हैं ए को मिलते हैं बेसिक, और 50% इसका जो मिलेगा एक महीने का वो आप डीए ऐड कर दीजिए। ओवर टाइम कितना है वो मुझे नहीं पता है, तो ओवर टाइम को आप इग्नोर कर सकते हैं। आई थिंक ओवर टाइम को आप इग्नोर कर सकते हैं, और ओवर टाइम को इग्नोर करेंगे अगर आप तो 15,000 निकल कर आएगी। ओवर टाइम बाद में डालेंगे ना। वैसे ही बी जो है उसको 16,000 मिलते हैं बेसिक, और 50% उसका मिलता है डीए। तो यहां तक तो हमने डाल दिया, बेसिक और डीए तो हमने डाल दिया। उसके बाद एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ये देखिए आप 15,000 मिल गया, 15,000 इसको मिल गया बेसिक प्लस डीए ए को। नीचे बनाइए स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ी वो नीचे गिवन है। एम्प्लॉयर ने पीएफ में पैसा डाला, एम्प्लॉयर ने ईएसआई में पैसा डाला सर। पीएफ में कितना पैसा डाला वो देखते हैं, 8% डाला है सर, 8% डाला है। 8% यानी कि बेसिक जो 10,000 है उसका 8% 800 डाला है, और ईएसआई 2% डाला है। तो बेसिक का 2% 200 रुपये होता है, वो डाल दिया। ग्रॉस वेजेस आ गई है। नॉर्मली 200 घंटे काम करने का बोला था और 16,000 रुपये देने के लिए बोला था, तो 16,000 अगर 200 घंटे के देंगे, और सिमिलरली बी को जो बेसिक और डी है ऐड कर कर आ गई इसकी ग्रॉस वेजेस, साथ में एम्प्लॉयर ने 8% दिया, पीएफ 2% दिया, ईएसआई, टोटल 25,600 आ गया। एक बार इसको इग्नोर कर दीजिए और नीचे यहां पर देखिए, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला एम्प्लॉयर से, और 200 घंटे काम करने के लिए देना था जो इफेक्टिवली वो काम करेंगे, तो आवरली रेट आ गई 80 पर आवर, 128 पर आवर। अब ए की क्वालिफिकेशन अलग हो गई, बी की अलग होगी, दोनों की आवरली रेट अलग अलग आ रही है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग रेट्स हैं। सब सेम थोड़ी ना लेते हैं सर, सब अलग अलग सैलरी लेते हैं, अलग अलग पेमेंट लेते हैं। तो इसके 80 रुपए पर आवर हैं, इसके 128 रुपीज पर आवर हैं, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप ये जो कॉस्ट है इनकी एक्स वाई जेड में आप एलोकेट कैसे करेंगे। देखिए ये जो 16,000 है, इस 16,000 का तो मैंने ब्रेकअप कर लिया 200 घंटे में, 80 रुपीज पर आवर, 80 रुपीज पर आवर मैंने कर लिया। हालांकि कितने आवर्स इसने जॉब पर लगाए वो गिवन नहीं है, फिर भी मैं ये मान सकता हूं कि जो 200 घंटे इसने लगाए हैं अपने नॉर्मली, वो इसने 40% यहां लगाए हैं, 30% यहां लगाए हैं, 30% यहां लगाए हैं। तो 200 का 40% कितना आएगा, 200 का 40% आएगा 80। तो 80 आवर्स लगाए हैं ए ने जॉब एक्स पर, 80 आवर्स लगाए हैं, और 80 रुपीज पर आवर की पेमेंट अगर होगी तो 6400 आएगा। ए ने जो उसके 200 घंटे थे वो जॉब वाई पर लगाए हैं 30%, यानी कि 60 आवर्स लगाए हैं, और 80 रुपीज पर आवर है, तो 60 आवर्स के आ गए 4800, और सिमिलरली 4800 यहाँ पर आ गए। हालांकि ये जो मैंने अभी डिटेल लिखी ये तो 200 घंटे की लिखी है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इसने 10 घंटे का ओवर टाइम किया है जॉब वाई पर, तो जॉब वाई पर जो है ओवर टाइम के लिए भी ऐड हो जाएगा, ओवर टाइम के लिए भी ऐड हो जाएगा। जो बेसिक प्लस डीए है सर, बेसिक प्लस डीए है सिर्फ 15,000,
अगर मैं इस 15,000 को कंसीडर करूं, क्योंकि जो ओवर टाइम की जो रेट है, ओवर टाइम की जो रेट है वो 15,000 के हिसाब से निकाली होगी। अगर 15,000 को कैलकुलेट करूं तो बोला गया था कि जो 15,000 आपको 200 घंटे के मिल रहे हैं, यानी 1 घंटे के जितने भी मिल रहे हैं, उसकी डबल द रेट से हम आपको ओवर टाइम की पेमेंट करेंगे। तो 15,000 ओवर टाइम की रेट कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर कर रहा हूं कि 15,000 जो उसको बेसिक मिलते थे, आई थिंक बेसिक और डीए मिलता था, वो बेसिक और डीए का 200 घंटे का जो मिलता था, तो 1 घंटे के मिलते थे 75 रुपए, इसकी डबल रेट पर पेमेंट करी जाएगी, यानी 150 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करी जाएगी ओवर टाइम की। और 10 घंटे का ओवर टाइम किया तो 1,500 रुपए जॉब वाई पे चार्ज हो गए वर्कर ए के। सिमिलरली वर्कर बी ने जो यहाँ पर अपनी कॉस्ट इनकर करी है, ये जो 25,600 आ रही है, इसको भी अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। मैंने ये माना कि ये जो 25,600 है ये 200 घंटे के हैं, तो 1 घंटे की रेट कितनी आ गई, और अगर इसने 200 घंटे में से 50% जॉब एक्स पर लगाए, 20% जॉब वाई पे लगाए, 30% जॉब जेड पर लगाए, तो कितने कितने आवर्स इसने इन जॉब्स पर लगाए मैंने निकाल लिया, और 1 घंटे के जो पैसे देने थे उसे मल्टीप्लाई कर दिया जितने घंटे इन्होंने इस जॉब पर लगाए, तो मेरे पास इन तीनों का जितनी जितनी अमाउंट बनती वो आ गई। क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल में ऐसे नहीं किया। स्टडी मटेरियल में बोला यार क्या करते हैं, 25,600 है, ये 25,600 तो महीने के पे होने ही है, 50% इसमें से जॉब एक्स पर चले जाएंगे, 20% वाई पर और 30% जेड पर चले जाएंगे। कोई झमेला नहीं, डायरेक्टली कर दिया इसका 50%, 20% और 30%। कैसे भी निकाल सकते हो। कॉस्ट अकाउंटेंसी अपना दिमाग लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि 50 पेज से ज्यादा का कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, उसकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आती, फिर तो आप सारी बुक पढ़ लो, सारे क्वेश्चन कर लो, फिर भी एग्जाम में बोलोगे यार नया क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि इस बार आ गया था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाए थे। कई बच्चों के तो मैसेज आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी के बाद लग रहा है कि दोबारा देना पड़ेगा पेपर, ऐसा लग रहा है उन्हें। मेरा तो खैर ये पहला बैच है, मुझसे नहीं पढ़ा उन्होंने, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं तो डायरेक्टली आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने अपना सारा काम कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करवा दिए। जो आईसीआई देता है वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए कॉन्सेप्ट को लगाओ। इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको एक और तरीका भी करके दिखा दिया ना, आवर के हिसाब से। जैसे जॉब ए वर्कर ए का मैंने कैलकुलेट किया था, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। याद थोड़ी ना करना है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट समझना है बस। एक बंदा है 3 जगह काम कर सकता है, 5 जगह भी काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर जॉब एक्स वाई जेड के बाद ABCD भी डाल दूं, 3 जॉब और डाल दूं, तो नया क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन तो आप कितने ही बना लो, कॉन्सेप्ट तो वही लगने हैं कि 200 घंटे के इतने पैसे मिल रहे हैं इसको, 1 घंटे के कितने मिलेंगे, इतनी देर इसने इस जॉब पे दिया तो इसमें कितने मिलेंगे इसको। ओवर टाइम जो है डबल रेट पर मिलेगा। डबल रेट कैसे कैलकुलेट करिए, नॉर्मल वेज प्लस डीए के हिसाब से कैलकुलेट करिए, तो निकाल ली ओवर टाइम की रेट क्या होगी। ओवर टाइम की रेट आ गई, तो ओवर टाइम कितना किया हुआ है, वर्कर ए ने 10 घंटे किया है, किस जॉब पर किया है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, तो उस जॉब पे डाल दो। और हाँ, वर्कर ए को जो पेमेंट मिलेगी उसमें भी ऐड कर दो, जो ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा वो भी यहाँ पर ऐड कर दो, 1,500 रुपए तो इसको मिलेंगे तो इतना। और जो ये ESI और PF के पैसे एम्प्लॉय के कटते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो कट कर इसको पेमेंट इतनी होगी। नेट वेजेस पेड लिख दो इसको अर्न की जगह, क्योंकि अर्न तो इसने ये भी कर लिए हैं। ये PF और ESI का पैसा PF का बाद में निकाल सकता है, ESI का तो गैर कंट्रीब्यूशन चले जाता है, वो नहीं मिलता, तो ठीक है एक तरह से लिखे रहने दो नेट वेजेस अर्न। ये नेट वेजेस जो पेड है वो यहाँ पर आ गई, तो दोनों तीनों चीजें इसने कर दी। वैसे नेट वेजेस पेड पूछा नहीं था यहाँ पर, कहीं निकालने के लिए बोला था क्या, सिर्फ बोला था कि आपको एलोकेट करना है एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब, ये चीज पूछी नहीं थी वैसे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, इन्होंने फिर भी बना दी है। आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट बता सकते थे और जॉब्स पर एलोकेट कर सकते थे इनकी कॉस्ट, उतने से ही आपको नंबर मिल जाते। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही लगने हैं, क्वेश्चन बदलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर्स ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट
that a total of 154 labor hours have been put in as detailed below है। क्या कहना चाहता है ये? 49 आवर्स प्लस 48 आवर्स प्लस 57 आवर्स। एक काम करते हैं, इसको 50 मान लेते हैं और इसको 56 मान लेते हैं, बात एक ही पड़ेगी। इसको 50 कर लिया, एडिशन कर रहा हूं इनकी, एडिशन करने में इसको मैंने 50 मान लिया, इसको 56 मान लिया, इसको 50 मान लिया, इसको 56 मान लिया, एक प्लस एक माइनस यही कर दिया, इसे 50 मान लिया, इसको 54 मान लिया। 50 50 और 54 हो गया 154। वैदिक मैथमेटिक्स, आसानी से करिए एडिशंस। तो 154 आवर जो हैं यहां बताया गया कि ऐसे ऐसे लगे हैं। मंडे को इतने लगे, ट्यूसडे को इतने लगे, वेडनेसडे को इतने लगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं लगे। अच्छा, बाकी जगह लगे, ठीक है सर, टोटल इतने इतने आवर्स लगे हैं। तो वर्कर ए के इतने हैं, वर्कर बी के इतने आवर्स लगे, वर्कर सी के, तो तीन अलग वर्कर हैं, सेम वर्कर नहीं है। तीनों की जो दिहाड़ी है वो भी अलग है, 200 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, 300 रुपए पर डे। जिसको 200 मिलते हैं उसने इतना मेहनत करी है, इतने घंटे काम किया, 100 रुपए वाले ने इतना काम किया, 300 वाले ने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा पैसे लेकर के आइए। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एन एम्प्लॉय कंसिलिएशन, द वर्कर्स आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस on the basis of cost of living index relating to each month, which works out to be 8,968 for the relevant month। ये कहते हैं डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से मिलता है, जो कि निकल कर आया है 968 फॉर द रिलेवेंट मंथ। तो इस महीने का 968 निकल कर ही आ गया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। The dearness allowance is payable to all workers irrespective of wage rate। सभी को मिलेंगे 968 एक महीने के, if they are present or are on leave with the wages on all working days। अच्छा, चाहे प्रेजेंट हो या फिर लीव पर हो, जो इन्हें वेजेस मिलेगी जितने दिन उन्होंने काम करा, उसके साथ ये 968 रुपीज और मिलेंगे डियरनेस अलाउंस के नाम पर। ये पूरे महीने के पैसे हैं, चाहे काम करें एक दिन कम ज्यादा, बट 968 रुपीज तो लेंगे ही। संडे जो है वो वीकली हॉलीडे है, एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। ये दे दिया कि कितना उसे काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड। द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडेज। काम 4 घंटे ही करेंगे बट 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। वर्कर्स आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यानी कि एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम किया है तो 9 घंटे से ज्यादा जितना काम करा है, जितने घंटे काम करा है, उस पर डबल द रेट जो नॉर्मल रेट होगी ओवर टाइम उसे ऐसा मिलेगा। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क्स आउट टू 176 इन द रिलेवेंट मंथ। हाँ जी, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स जितना काम करना चाहिए, क्या दे रखा है ये 176 आवर्स एक महीने के निकल कर आ रहे हैं क्या? कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड्स। अच्छा, यानी कि जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है उसे हम डायरेक्ट लेबर में नहीं लेते हैं, उसे हम ओवरहेड का पार्ट बना रहे हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं जैसा कंपनी करना चाहे, अल्टीमेटली तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही, डायरेक्टली ना हो के तो ओवरहेड में बन जाएगा। वर्क आउट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर, बट पहले 176 आवर्स कैसे है वो देख लेते। हॉलीडेज को छोड़ दीजिए सर, 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे जो हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 5 दिन के 40 और फिर 4 घंटे सैटरडे के, तो 44 आवर्स जो हैं वो एक हफ्ते के निकल कर आ रहे हैं। तो एक महीने के जो है 176 आवर्स आएंगे, जो आपको निकालने नहीं है, निकाल कर दिए हुए हैं। ये जो है सिर्फ आपको एक हफ्ते का डेटा गिवन है, एक महीने का डेटा गिवन नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई सर आपको, कि ये आपको एक हफ्ते का डेटा गिवन है, एक महीने का गिवन नहीं है। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितना काम करा वो गिवन है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो इंसान, ये जितने भी इंसान हैं,
ये हर मंडे को इतना काम करते हो, ट्यूसडे को इतना घंटे काम करते हो, ये भी हो सकता है। ये इनका जॉब कार्ड लिया है इन्होंने, दैट अ टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन डिटेल्ड बिलो, इन एज डिटेल्ड बिलो। ठीक है, अभी तो एक हफ्ते का गिवन है, हम एक हफ्ते के हिसाब से देखते हैं हमें क्या निकालना है। वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर, हर वर्कर को कितना मिलेगा निकाल दीजिए। तो निकाल लेते हैं सर, एक हफ्ते की डिटेल गिवन है, कितनी वेजेस पे होनी चाहिए बता देते हैं सर। तो यहां पर पहले हम ये निकालते हैं कि जो वर्कर ए है, जो वर्कर ए है उसको कितने रुपए मिलते हैं। यहां पर दे रखे हैं एक्चुअली में कि 200 रुपए मिलते हैं 8 घंटे के, तो एक घंटे का कितना मिलता है वो देख लेते हैं। 25 रुपए एक घंटे के मिलते हैं वर्कर ए को, पर आवर की पेमेंट मिलती है वर्कर ए को। सिमिलरली वर्कर बी और वर्कर सी को कितना कितना मिलता है वो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है पहले आप उसी को लिख लेंगे। इसे मिलते हैं 100 रुपए एक घंटे के, और 8 घंटे काम करता होगा सर, तो 12.5 रुपए आ गए। 8 घंटे के मिल रहे हैं इसको पैसे, तो 12.5 रुपए, तो 12.5 इसको पर आवर के पैसे मिलेंगे, और साथ में इसको 300 रुपए मिलेंगे 8 घंटे के वर्कर सी को, तो 37.5 रुपीज निकल कर आ गए। ये तो इनको आवरली पेमेंट है जो कि मिलेगी बेसिक पेमेंट, साथ में इनको डीए भी मिलेगा। ठीक है जी, जो ये डीए मिलेगा, इस डीए के लिए 176 आवर्स दे रखे मेरे हिसाब से, कि ये जो डीए मिलता है ना 968 का, ये 176 आवर्स के हिसाब से आता है 5.5 रुपए, यानी एक महीने का डीए, और एक महीने में जितने आवर्स काम करने चाहिए आइडली, उसके हिसाब से 5.5 रुपए निकल कर आ गया डीए। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इतना रुपया ए को, बी को और सी को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो डीए तो बाद में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये मिलना ही है, चाहे आपने कम काम क्यों ना किया हो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसको आप अलग से भी ट्रीट कर सकते हो। यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो आप देखेंगे कि इसने कितना काम किया है। ए ने सैटरडे को कोई काम नहीं किया है, तो काम नहीं करा है तो इसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, जितना काम किया है उसकी पेमेंट मिलेगी। यहां पर इसने 9 घंटे से ज्यादा काम किया है। ठीक है सर, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मंडे को इसने कितना काम करा है 9 घंटे का, मतलब 9 घंटे का तो किया ही है, साथ में ओवर टाइम करा है 1.5 घंटे का। ठीक है सर, ट्यूसडे को 8 घंटे काम करा इसने, ओवर टाइम इसने नहीं करा, फिर 10.5 घंटे काम करा है, फिर से 9 घंटे काम इसने नॉर्मली किया ही है, और ओवर टाइम जो है 1.5 घंटे किया है, इस पर डबल द रेट पेमेंट होगी। यहां पर देखते हैं वेनसडे को इसने जितना किया लिख लिया, 9.5 किया है, तो 9 घंटे तो यहाँ पर आ गया, और आधा घंटा यहाँ पर आ गया थर्सडे का। फ्राइडे को फिर से 10.5 घंटे इसने काम करा है, तो 9 घंटे यहाँ आ गया, 1.5 घंटे यहाँ आ गया, ये इसका ओवर टाइम निकल कर आ गया। और ओवर टाइम में जो डबल रेट होती है पर आवर की, उसके हिसाब से पेमेंट होती है, और इसीलिए यहाँ पर आवरली रेट हमने निकाली है कि ये बेसिक है और डीए भी इसको मिलता ही है पूरे महीने का, तो उस हिसाब से पर आवर का कितना मिलेगा हमने कैलकुलेट कर लिया। आवरली रेट में हमने डीए भी इंक्लूड किया है, बेसिक प्लस डीए इंक्लूड होता है आवरली रेट में, इसीलिए हमने यहाँ पर डीए को ऐसे आवर के बेसिस में जोड़ा है। जो भी है ये 30.5 रुपीज जो है, 30.5 रुपीज जो है, उससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना इसने काम किया है। 9 घंटे 9 घंटे 9 घंटे 9 घंटे, 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 36 में 8 ऐड करो, तो कितना आ गया, 36 में 8 ऐड करो, आ गया 44 आवर्स ये आ गए, और 1.5 और 1.5 और 1.5, 4.5 और 5, 4.5 और 5 आवर्स, 4.5 आ गए, 4.5 घंटे, और आधा और ऐड कर दिया, 5 घंटे आ गए सर। तो 5 घंटे का ओवर टाइम है, ओवर टाइम डबल रेट पर पे होगा, तो 30.1 नहीं 61 रेट पर पे होगा। ऐसे आप टोटल निकाल सकते हैं। 30.5 मल्टीप्लाई बाय 44
ये आपका आ गया 1342, ए को पेमेंट होगी, और साथ में 61 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 305 प्लस 1342, 1647 आ गया। 1647 ए को पे होगा, और यही आपको शायद निकालना था, वेजेस पेबल टू ईच वर्कर 1647। यहां पर करने का तरीका अलग है, आप ऐसे फॉलो ना करिए सर, काट दीजिए इसको। आप ऐसे पे मत करिए। आपका तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? आपका कॉमन सेंस बोलता है 200 रुपए 8 घंटे के, तो 1 घंटे का कितना, और जितने घंटे इसने काम किया उस हिसाब से इसको इतना पे कर दो। हालांकि इसने जो ओवर टाइम करा है उस पे डबल रेट पर पे कर देना, पर जब मैं ओवर टाइम के लिए डबल रेट निकालूंगा, ओवर टाइम के लिए जब मैं डबल रेट निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, क्योंकि ओवर टाइम के लिए जो रेट पहले लूंगा मैं उसमें बेसिक डीए दोनों आना चाहिए, और डीए की मेरे को रेट गिवन नहीं है। डीए तो मुझे गिवन है 968 महीने का है, चाहे काम करे या ना करे इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे डीए को भी पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है कि आइडली अगर एक महीने में 176 आवर्स होते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से इसको कितना मिलेगा वो रेट मुझे कैलकुलेट करनी पड़ रही है, ताकि मुझे बेसिक रेट प्लस डीए की रेट आ जाए 1 घंटे की, जिससे मैं डबल कर कर ओवर टाइम की रेट निकाल पाऊं। तो ओवर टाइम की रेट मैंने निकाल ली, और साथ में जो इसने नॉर्मली काम करा उसके लिए भी मैं यही रेट कंसीडर करूंगा। ठीक है सर। ओवर टाइम इस वाली रेट पर तो डबल नहीं मिलेगा ना, ओवर टाइम जो मिलेगा वो डबल रेट पर मिलेगा जिससे करेंटली पेमेंट होती है, जिसमें बेसिक प्लस डीए दोनों आते हैं, और उस वजह से यहां पर दिक्कत हो गई। हालांकि जो डीए है उसमें आप काम करो या ना करो, डीए तो आपको मिलना ही है, और इसलिए आप उसको आवरली रेट पे कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी काम चल सकता है, बट ओवर टाइम के लिए करना पड़ेगा। ओवर टाइम की रेट निकालने के लिए आपको डीए की रेट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसको बेसिक डीए मिल रहा है उससे डबल पेमेंट जो है आवरली के हिसाब से इसको ओवर टाइम की होगी। इसलिए मैंने डीए को भी आवर में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक को तो आवर में कन्वर्ट दे ही रखा है, यहाँ पर 200 घंटे दे ही रखा है, यहाँ पे 200 रुपए 8 घंटे के, और कैलकुलेट हो जाएगा बेसिक प्लस डीए के हिसाब से जो रेट है वो रेट यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। बेसिक और डीए आवरली रेट ए की आ गई, सिमिलरली बी की आ गई, सी की आ गई, 12.5 आ गई बी की, सी की 37.5 आई थी, डीए सबका 5.5 रुपये महीने का मिलेगा सर जितना भी बनता है। तो आवरली रेट आ गई, इससे आप निकाल सकते हो नॉर्मल आवर्स की रेट और ओवर टाइम की रेट। नॉर्मल आवर की रेट आएगी, ओवर टाइम की रेट आएगी, जितना जितना इसने काम करा उसमें नॉर्मली जितना काम किया 9 घंटे तक उसको पे कर दो नॉर्मल रेट से, और जो ओवर टाइम काम करा है उसको ओवर टाइम रेट से पे कर दो। ये सारी चीजें आपको करनी नहीं पड़ेगी जो यहाँ पर कर दी हुई है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रेट तो नॉर्मल नहीं है, पर जितने घंटे आपने काम किया उसमें नॉर्मल आवर्स को तो नॉर्मल आवर्स रखा है, ओवर टाइम आवर्स को कन्वर्ट कर लिया इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स के। उसमें बोला कि भैया 1.5 घंटा ओवर टाइम का मतलब है 3 घंटे नॉर्मल काम, क्योंकि नॉर्मल रेट जो है उसे डबल करने की बजाय आपने घंटों को डबल कर दिया, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया है। तो यहां पर टोटल नॉर्मल आवर्स निकाल दिए और उससे फिर मल्टीप्लाई कर दिया जो नॉर्मल रेट है। हालांकि आप ओवर टाइम की रेट निकाल सकते हो, और नॉर्मल आवर्स को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर टाइम आवर्स को ओवर टाइम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टोटल मैंने जैसे आपको ए का दिखाया वैसे ही बी और सी का आएगा, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है सर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या है, इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 रुपीज पर आवर एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेज रेट है सर। क्या कह रहे हैं, ओवर टाइम की रेट्स गिवन है सर, ओवर टाइम की रेट्स 100 रुपए पर आवर तो मिलेंगे, साथ में ओवर टाइम के लिए जिस भी दिन वो काम कर रहे हैं नॉर्मल वर्किंग आवर से जो पहले काम करते हैं, जैसे कि 5 बजे की 8 बजे की ड्यूटी है तो 8 बजे से पहले अगर काम करते हैं वो भी ओवर टाइम हो गया। शाम को 6 बजे जाना है, 6 बजे के बाद रुक कर काम कर रहे हैं वो भी ओवर टाइम हो गया। तो जो भी ओवर टाइम वो कर रहे हैं उसका 175% ऑफ बेसिक वेज रेट ओवर टाइम की रेट आएगी। बट ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था,
अगर यहां पर दे दिया होता कि ओवर टाइम की जो रेट है वो 150% ऑफ बेसिक रेट है, तो फिर मैं डीए का कैलकुलेशन ही नहीं लेता, डीए को आवरली में कन्वर्ट ही नहीं करता। ऊपर क्वेश्चन साइलेंट था, इसके लिए जिससे भी पेमेंट उसको नॉर्मली होती है, जिस भी रेट से पेमेंट होती है उसका डबल करना था, तो उसमें बेसिक डीए दोनों को इंक्लूड मैंने किया। संडे एंड हॉलीडेज जो है, अगर उस दिन आपको बुलाया जाता है, वैसे जो है संडे और हॉलीडेज को छुट्टी होती है, पर अगर आपको बुलाया जाता है तो 225% ऑफ बेसिक वेज रेट आपको दिया जाएगा, जितने भी आवर्स आप वहां पर काम करोगे इन दिनों में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल टाइम था 1,00,000 घंटे का, ओवर टाइम जो आपने करा वर्किंग आवर से पहले आकर या वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद आकर, ऐसे 2,000 घंटे पूरे साल में काम किया गया। और संडे और हॉलीडेज को जो काम किया गया वो 5,000 घंटे थे पूरे साल के, और टोटल इतने घंटे आपने काम किया है। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब एक्स। सिमिलरली जॉब एक्स पर ऐसे काम किया गया कि जो नॉर्मली काम करते हैं उसमें 1,000 घंटे हमने पूरे साल जॉब जेड को दिए, कुछ ओवर टाइम करा जॉब जेड के लिए अपनी शिफ्ट से पहले अपनी शिफ्ट के बाद रुककर, तो पूरे साल का टोटल 100 घंटे निकल कर आया। और संडे को या हॉलीडे वाले दिन भी आकर मैंने जॉब जेड पर जो काम करा वो मेरा 25 घंटे पूरे साल का निकल कर आया, और पूरे साल का जॉब जेड पर 1125 आवर्स काम किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। ओवरहेड भी कैलकुलेट करना है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर शॉर्टेज। इसको बाद में करेंगे, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए जॉब जेड के लिए क्या निकल कर आया। ठीक है सर, आइए कैलकुलेट करते हैं। ₹100 पर आवर गिवन है, नॉर्मल रेट है। ₹100 पर आवर नॉर्मल रेट है, इसका 175% कर लीजिए, तो 175 पर आवर जो है ये ओवर टाइम की रेट है, जो कि आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद में या पहले करोगे। और 225% अगर आप 100 का करोगे तो 225 आएगा पर आवर, ये भी ओवर टाइम की रेट है अगर आप संडे को या छुट्टी वाले दिन काम करोगे। यहां पर इसने जॉब जेड पर 1,000 घंटे नॉर्मली काम किया, 1,000 घंटे नॉर्मली काम करा, तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ₹100 पर आवर के हिसाब से, और 10,000 रुपीज मेरे यहां पर आ जाएंगे। इसने कुछ ओवर टाइम भी करा बिफोर एंड आफ्टर द वर्किंग आवर्स 100 घंटे का, तो जो 100 आवर्स काम करा है उसकी जो रेट है 175 पर आवर, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि अगर आप शिफ्ट से पहले काम करते हो शिफ्ट के बाद काम करते हो तो आप कर तो ओवर टाइम रहे हो, हालांकि आपको पेमेंट होगी 175 पर आवर के हिसाब से, और 100 घंटे आपने ऐसे पूरा साल में करा है, तो आपको कितना बनेगा वो देख लेते हैं, 1750 रुपीज। संडे और हॉलीडेज को 25 घंटे का काम किया गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 225, 5625 रुपीज आ गया। कितना किया था इसने, 25 घंटे, 225 पर आवर के हिसाब से ये जॉब जेड पर काम किया गया है। जो भी जॉब है, ये जॉब जेड जो है इतना काम किया गया है। ठीक है जी। अगर जो इसने 1125 आवर्स काम करा, यदि मैं इसको 1125 आवर्स का नॉर्मल रेट पर देता पैसे, तो 11250 रुपीज निकल कर आते, हालांकि अभी कितने निकल कर आए हैं, 10,000 प्लस 1750 प्लस 5625, 17,375 निकल कर आए हैं। नॉर्मल रेट से अगर पेमेंट की जाती तो 11250 निकल कर आते, यानी कि 6125 जो है वो ओवर टाइम का प्रीमियम है। जो 3 सिनेरियोज में उसका क्या होगा बताना है। आई थिंक मैंने यहां पर थोड़ा सा गलती कर दी है, 1000 को 100 से करूंगा तो 1 लाख आएगा, अगर 100 को 175 से करूंगा,
100 को मैं अगर 175 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17,500 आएगा, और अगर मैं 25 को 225 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5625 आएगा। तो 17,500 प्लस 1 लाख, ये 1,23,125 आ गया, और ये 1125,000 आ गया है। तो अगर हम निकाल लेते हैं 1125,000 मतलब इतना जो भी है, तो 10,625 निकल कर आ गया। यहां पर अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन 3 पार्ट्स में बताना है कि जो आपकी जो जॉब Z है, उस जॉब Z में आप क्या करेंगे ओवर टाइम का। वेयर द ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कह रहा है कि भाई जल्दी जल्दी मेरे को जॉब करके दो, चाहे ओवर टाइम क्यों ना लग जाए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। उस केस में ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो हम कस्टमर से ही चार्ज कर लेंगे। यानी कि जो यहां पर हमने कैलकुलेशन अभी करी है, कैलकुलेशन जो करी है 1 2 3, जो भी कैलकुलेशन आई है 1 2 3 कितनी आई है, ये एक बार दोबारा देख लीजिए। 1 लाख रुपए प्लस 17,500 प्लस 5625, 123,125 जो आया है, ये हम कस्टमर से चार्ज कर लेंगे, जॉब में चार्ज कर लेंगे, और यही आंसर यहां पे लिखा है 123,125। वेयर द ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। ओवर टाइम प्रीमियम भी है, वो भी हम यहां पर चार्ज कर लेंगे। जो ओवर टाइम प्रीमियम यहां पर आ रहा है ना सर, नॉर्मल टाइम तो आपने जो करा 1125 आवर 100 रुपए के हिसाब से आया 1,12,500, 1,12,500, और जो ये आपका ओवर टाइम का जो प्रीमियम निकल कर आया 10,625, ये भी आप जॉब Z से ही चार्ज कर लोगे, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि मुझे चाहिए, और आप ज्यादा काम कराइए अपने एम्प्लॉय से, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। सेकंड पार्ट कहता है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि जनरल जो है इरेगुलरली होता है, क्योंकि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, अर्जेंट डिमांड्स आ जाती है, इसके लिए ओवर टाइम करवाया जाता है। तो उस केस में जो प्रीमियम का अमाउंट है, सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट ओवरहेड में जाएगा, और बाकी जो कॉस्ट है वो आपकी जॉब Z से चार्ज होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं पार्ट बी का जो आंसर है उसमें होगा कि जो 1,12,500 है वो तो आप जॉब Z से चार्ज करेंगे, जो 1,12,500 है ये तो जॉब Z से चार्ज करेंगे, और जो 10,625 ओवर टाइम का प्रीमियम निकल कर आया, सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट जो डबल रेट से, जितनी भी रेट से, जो इन्फ्लेटेड रेट से जो पैसे दिए गए हैं, तो ज्यादा वाली रेट जितनी दी गई है ओवर टाइम के लिए, वो ओवर टाइम का प्रीमियम है। वो प्रीमियम का अमाउंट जो है हम ओवरहेड से चार्ज करेंगे, क्योंकि जनरल डिमांड आ गई है, एक पर्टिकुलर जॉब की डिमांड नहीं आई है, जनरल डिमांड आ गई है, उससे ज्यादा काम करना पड़ा, और इस जॉब पर भी हमें लेट रुककर काम करना पड़ा। बहुत सारे और प्रोडक्ट्स की भी डिमांड आई थी, तो वहां पर भी हमने लेट रुककर काम किया, और इस जॉब पर भी हमें लेट रुकना पड़ा होगा, क्योंकि मेरे कुछ घंटे दूसरी जॉब के लिए चले गए, इसके लिए मेरे को इस जॉब Z पर ज्यादा टाइम देना पड़ा। बाकी की डिमांड ज्यादा, जनरली ज्यादा डिमांड आने से ऐसा करना पड़ा है। तो ओवर टाइम का जो प्रीमियम है, ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो आपका ओवरहेड में जाएगा। जो इसका पार्ट ए है, अब उसको देख लेते हैं। वेयर द ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज। भैया जहां पर ओवर टाइम आपकी पॉलिसी में आ गया है कि आप ओवर टाइम पे करोगे, एंड इट इज नॉर्मल, वर्कर की शॉर्टेज रहती है, नॉर्मली यू पे ओवर टाइम, तो उस केस में तो ओवर टाइम प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ही पिट जाएगा। जिस कंपनी में ओवर टाइम रेगुलरली है तो वो तो उसके लिए नॉर्मल हो गया ना, और उस केस में आप अपनी कॉपी में आप पॉइंट लिखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि अगर ओवर टाइम हैबिट है कंपनी की, ओवर टाइम वो करवाते रहते हैं, एम्प्लॉइज है ही नहीं करंटली बहुत ज्यादा मार्केट में, इसलिए वो ओवर टाइम करवाते रहते हैं, मेहनत करवाते रहते हैं अपने करंट एम्प्लॉय से, तो उस केस में जो भी उन्हें पेमेंट हो रही है वो नॉर्मल पेमेंट मानी जाएगी। सर नॉर्मल पेमेंट कितनी पेमेंट होगी, आओ देखते हैं। उस केस में जो आवरली रेट है वो चेंज हो जाएगी, और अभी जो आप नॉर्मल आवर रेट जो निकाली है 100 रुपए पर आवर की, वो अब 100 रुपए पर आवर नहीं रहेगी, क्योंकि जहां पर जिस कंपनी में ओवर टाइम रेगुलरली करवाया जाता है, हैबिट बन गया है, नॉर्मली बन गया है कि ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पर नॉर्मल रेट फिर 100 रुपए पर आवर नहीं होगी, नॉर्मल रेट आएगी जो आप पैसे उसको देंगे नॉर्मली, साथ में ओवर टाइम के जो पैसे देंगे डिवाइड बाय जितने घंटे उसने काम करा। अब जो रेट आई है
वो उसकी नॉर्मल रेट मानी जाएगी उस केस में। अब क्या कैसे निकालेंगे नॉर्मल रेट, आओ देख लेते हैं। पूरे साल में इसने 1 लाख घंटे काम किया, नॉर्मली ओवर टाइम जो है पहले बाद में काम करा 20,000 घंटे और 5,000 घंटे संडे एंड हॉलीडेज को काम करा। उसकी अलग अलग रेट तो अभी गिवन है, पर हम जो है अलग अलग रेट नहीं निकालेंगे, एक ही रेट निकालेंगे, क्योंकि उस कंपनी के लिए पार्ट ए में लिखा है कि उसकी हैबिट है कि ओवर टाइम तो होता ही है, तो उसके लिए जो नॉर्मल क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए नॉर्मल क्या होगा वो देखें। वैसे तो देखा जाए, वैसे तो नॉर्मली 100 रुपये पर आवर के हिसाब से 1 लाख घंटे के पैसे मिलते हैं। 175 रुपये के हिसाब से मिलते हैं जो 20,000 जो आवर्स उसने काम करे हैं अपनी शिफ्ट से पहले, शिफ्ट के बाद 35 लाख। और 225 रुपये पर आवर जो उसने काम करा है, 225 रुपये पर आवर के हिसाब से जो काम करा है 5,000 घंटे संडे एंड हॉलीडेज को, इतने उसको पैसे मिलते हैं सर। टोटल उसने 1,25,000 घंटे काम किया और टोटल पैसे इसको इतने मिले। अगर पूरे साल में एक हैबिट बन चुकी है कि इतना इतना ओवर टाइम तो होगा ही, तो उस हिसाब से जो नॉर्मल रेट निकलेगी वो निकलेगी कि आपको पूरे साल में इतना कंपनी पैसा देती है, सभी इंप्लॉइज को मिलाकर इतना पैसा देती है और इतने घंटे काम करवाया जाता है, तो 117 रुपये पर आवर के हिसाब से कंपनी नॉर्मली पे करती है। हमने नॉर्मल रेट ही चेंज कर दी उस केस में, क्योंकि वो कंपनी की हैबिट है कि इतना ओवर टाइम तो करवाना ही है। और उसी वजह से जो जॉब जेड है उसमें 1125 आवर्स का जो काम हुआ है, 1125 आवर्स का जो काम हुआ है, 1000 घंटे प्लस 100 घंटे प्लस 25 घंटे, इसे आप नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो नई नॉर्मल रेट निकल कर आई है, जिसे हम इन्फ्लेटेड वेज रेट भी बोल सकते हैं, 117 रुपये पर आवर के। और ये रुपए जो है जॉब जेड से चार्ज होंगे। तो सिर्फ पार्ट ए के लिए हमने एक नई रेट कैलकुलेट करी, क्योंकि पार्ट ए कहता है कि कंपनी की हैबिट बन चुकी है कि ओवर टाइम तो होगा ही। तो हम कहते हैं अगर ओवर टाइम होने की हैबिट ही है, तो फिर अब आपकी जो नॉर्मल रेट है वो 100 रुपये पर आवर की नहीं है सर। जो ओवर टाइम आप पूरे साल में देते हो उसे जितना भी वो घंटे काम करते हैं उससे डिवाइड कर हम निकालेंगे। आपकी जो नॉर्मल रेट अब आई है नई, वो है 117 पर आवर, और उसी से हम पार्ट ए में पेमेंट करेंगे। हालांकि बाकी दो सिचुएशन में ऐसा नहीं था, और इसीलिए बाकी दो सिचुएशन में हमने उसके हिसाब से पेमेंट करी थी। ये जो है स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको कराया था, पीस रेट सिस्टम मैंने आपको कराया था। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो होमवर्क में मैं आपको देता हूं अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क में देता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको होमवर्क में देता हूं मैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी आपको होमवर्क में देता हूं। ये अभी हमने डिस्कस नहीं करी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर ली है, 11 कर ली है, 12 कर ली है, 13 कर ली है, 14 कर ली है, 15 कर ली है, और इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18 अभी आपको करवाएंगे। तो ये कल की क्लास में बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। कल की क्लास और उसके जो बाद वाली क्लास है, 2 क्लासेस लग जाएगी, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाने हैं, और फिर आपका लेबर कॉस्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन।